हिमाचल प्रदेश के अधिक ऊंची चोटियों पर बीती रात से ही बर्फबारी हो रही है। अटल टनल और जलोड़ी दर्रा के लिए वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। कुल्लू और लाहौल स्पीति के ऊंचे क्षेत्रों में हल्का हिमपात जारी है, जबकि शिमला सहित प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में सुबह से ही मौसम खराब बना हुआ है। ताजा हिमपात होने के बाद पर्यटकों के लिए अटल टनल रोहतांग को बंद कर दिया गया है। इस बीच मौसम विभाग IMD ने आज के लिए भारी बर्फबारी का रेड अलर्ट जारी किया है। इस विंटर सीजन में पहली बार रेड अलर्ट दिया गया है। यह अलर्ट 7 जिलों के लिए जारी किया गया है। केलांग में आधा फीट और अटल टनल में पौना फीट तक बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। IMD के अनुसार चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, किन्नौर, लाहौल स्पीति और मंडी के कुछ स्थानों पर भारी हिमपात हो सकता है। इस दौरान सोलन और सिरमौर के ऊंचे क्षेत्रों में भी हल्की बर्फबारी हो सकती है, जबकि प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भारी बारिश, तूफान और ओलावृष्टि की भी चेतावनी दी गई है। कल व परसों के लिए येलो अलर्ट दिया गया है। 22 फरवरी को भी प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में हल्की बारिश व बर्फबारी का पूर्वानुमान है, जबकि 23 व 24 फरवरी को अधिक ऊंचे क्षेत्रों को छोड़कर शेष हिमाचल में मौसम साफ हो जाएगा। हिमाचल में 9वीं की छात्रा ने की खुदकुशी, लाश सतलुज से मिली। सुसाइड नोट में माता पिता को लिखा, अगले 7 जन्म भी आपको नहीं मिलूंगी। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला के रामपुर में रविवार शाम को सतलुज नदी से 15 साल की लड़की का शव बरामद हुआ है। मृतक की पहचान रो के समीप के एक गांव निवासी पायल पुत्री बीणू राम के रूप में हुई है। पायल 26 जनवरी से लापता थी। 29 जनवरी को परिजनों ने आनी के अंतर्गत पुलिस थाना ब्रो में गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया था। पुलिस के अनुसार अब तक की जांच में यह मामला सुसाइड का मालूम पड़ता है। पुलिस को बच्ची के घर से एक सुसाइड नोट मिला है। उसमें बच्ची ने माता पिता के लिए लिखा है, मैं आपको इस जन्म तो क्या अगले 7 जन्म तक भी नहीं मिलूंगी। पुलिस अब इस मामले में सुसाइड नोट की हैंडराइटिंग का मिलान कर रही है। मृतक पायल तुंदन स्कूल में 9वीं की छात्रा है। पुलिस ने बच्ची की मां के फोन की कॉल डिटेल खंगाली है। पुलिस के अनुसार बच्ची ने अपनी मां के फोन से करसौग और शिलाई के 2 लड़कों को फोन किए थे। इसके बाद पुलिस ने दोनों लड़कों को रो बुलाकर पूछताछ भी की, लेकिन अब तक की जांच में पुलिस को प्रेम प्रसंग जैसा कोई एंगल नहीं मिला। पुलिस अब सुसाइड नोट के आधार पर बच्ची की आत्महत्या के कारणों का पता लगाने में जुट गई है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। इससे पुलिस को लीड मिल सकती है। वित्त वर्ष 2024 में कर्मियों के वेतन पर बजट के 1/4 14,687 करोड़ होंगे खर्च। 2024-25 के बजट में अकेले कर्मचारियों के वेतन पर ही 14,687 करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे। राज्य के अपने करों और गैर करों से आय देखें तो 15,100 करोड़ 69 लाख राज्य के अपने टैक्स और 3,638.70 करोड़ की आमदनी गैर करों से होगी। अगले वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में अकेले कर्मचारियों के वेतन पर ही 14,687 करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे। पेंशन पर 9,961 करोड़, ऋण और ब्याज चुकाने में 11,700 करोड़ रुपए चले जाएंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर 1,438 करोड़ और रखरखाव पर 2,700 करोड़ रुपए व्यय होंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से शनिवार को पेश किए 58,444 करोड़ रुपए के बजट अनुमान पेश किए हैं। इनके अनुसार दिहाड़ी पर 278.46 करोड़ रुपए, वेतन के लिए ग्रांट इन एड पर 2,280.90 करोड़ और मानदेय पर 577.9 करोड़ रुपए खर्च होंगे। गैर वेतन के लिए ग्रांट इन एंड पर 3,001.10 करोड़, पूंजीगत परिसंपत्तियों के लिए ग्रांट इन एड 798.54 करोड़, ब्याज पर 6,255.34 करोड़, कर्ज उदायगी पर 5,507.30 करोड़, उपदान पर 1,188.62 करोड़, सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर 1,438.48 करोड़ और ऊर्जा शुल्क पर 507.23 करोड़ रुपए व्यय होंगे। बड़े कार्यों पर 5,782.31 करोड़, निवेश पर 175.95, अन्य शुल्क पर 1,463.2, सामग्री एवं आपूर्ति पर 430.60, मशीनरी व उपकरण पर 9.50 और अन्य पर 609.1 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
मोटे अनाज के उत्पादन की तरफ फिर लौटने लगे किसान। शिमला जिले के कुपवी में 2.5 बीघा में तैयार होगी फसल। शिमला जिले के चौपाल में किसी समय कुपवी की पहचान रहे मोटे अनाज कोदा बाजार, चौलाई, कामनी, जावरी, ओगला और चिनई उगाने की तरफ फिर से रुझान शुरू हो गया है। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के चौपाल में किसी समय कुपवी की पहचान रहे मोटे अनाज कोदा बाजार, चौलाई, कावड़ी, जावरी, ओगला और चिनई उगाने की तरफ फिर से रुझान शुरू हो गया है। बेशक आज ये फसलें विलुप्त होने की कगार पर है। मौसम में आए परिवर्तन और कई अन्य कारणों से किसान अन्य फसलों से विमुख होते गए। ऐसी परिस्थिति से निपटने और इन फसलों के संरक्षण के लिए बीडीओ कुपवी अरविंद गुलेरिया ने विकास खंड में मोटा अनाज उगाओ मनरेगा पाओ योजना शुरू की है। अच्छी बात यह है कि अब किसान इन परंपरागत फसलों का महत्व समझने लगे हैं। यदि यह योजना सिर चढ़ी तो परंपरागत फसलों का संरक्षण के साथ किसानों की आर्थिकी भी मजबूत होगी। शुरुआती दौर में इस योजना ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। जो किसान मोटे अनाज की खेती लगभग पूरी तरह छोड़ चुके थे, अब उनका रुझान इन फसलों की तरफ होने लगा है। कुपवी की विभिन्न पंचायतों के 80 से अधिक किसान इस योजना से जुड़कर 1 से 2.5 बीघा जमीन पर इस वर्ष मोटे अनाज की फसल तैयार करेंगे। बदलती वैश्विक जलवायु से स्थानीय कृषि और खाद्य सुरक्षा को खतरा है। कुपवी शिमला जिले का एक सुदूर उपविभाग है। विश्व धरोहर कालका शिमला रेल मार्ग पर हाइड्रोजन से दौड़ेगी ट्रेन, प्रक्रिया तेज। नैरोगेज पर दौड़ने वाली यह हाइड्रोजन ट्रेन देश की पहली ट्रेन होगी। कालका शिमला नैरोगेज लाइन पर रेलवे बोर्ड ने हाइड्रोजन ट्रेन के संचालन के लिए ट्रायल शुरू कर दिए हैं। विश्व धरोहर कालका शिमला रेल मार्ग पर जल्द हाइड्रोजन ट्रेन दौड़ेगी। नैरोगेज पर दौड़ने वाली यह हाइड्रोजन ट्रेन देश की पहली ट्रेन होगी। कालका शिमला नैरोगेज लाइन पर रेलवे बोर्ड ने हाइड्रोजन ट्रेन के संचालन के लिए ट्रायल शुरू कर दिए हैं। केंद्र सरकार ने 2024-25 के बजट में उत्तरी रेलवे के हेरिटेज इंफ्रास्ट्रक्चर पर हाइड्रोजन ट्रेन को शामिल किया है। कालका शिमला रेलवे खंड पर हाइड्रोजन ट्रेन चलाने के लिए कालका, शिमला और बड़ौग स्टेशनों पर हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इन 3 स्टेशनों पर पानी से हाइड्रोजन निकालकर ईंधन में बदलने के प्लांट लगाए जाएंगे। इसके लिए कालका शिमला रेल खंड का सर्वे भी किया जा चुका है। मौजूदा समय में इस रेल खंड पर डीजल इंजन से ही ट्रेनें चल रही है। हाइड्रोजन को प्रदूषण रहित स्वच्छ ईंधन माना जाता है। हाइड्रोजन ईंधन के इस्तेमाल से हानिकारक गैसों का शून्य उत्सर्जन होता है और सिर्फ जल वाष्प निकलते हैं, जो हरित आवरण में स्वच्छ और पर्यावरण के लिए अनुकूल माने जाते हैं। रेलवे का लक्ष्य डीजल से चलने वाले लोकोमोटिव इंजन को हाइड्रोजन इंजन में बदलना है, ताकि हरित ईंधन ट्रेनें उपलब्ध कराई जा सके। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की तरह ट्रेन सेट के रूप में शुरू करने की योजना है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने वाटर बिल स्कीम समझाई। कोविड के दौरान इतने लार्ज स्केल पर गलत बिल बने कि दिल्ली में 40% दिल्ली जल बोर्ड के उपभोक्ताओं के इन्फ्लेटेड बिल्स हैं और वो बिल्स पे नहीं कर रहे। बिल ठीक करवाने वालों का तांता लगा हुआ है। जनता की समस्या का समाधान निकलना है। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि पॉलिसी डिसीजन लेकर आए। सरकार वाटर बिल वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी लेकर आई कि दिल्ली के अंदर लगभग 27 लाख कंज्यूमर हैं मोटा मोटा। इन 27 लाख में से लगभग 10.5 लाख कंज्यूमर ऐसे हैं, यानी कि 40% कंज्यूमर्स ऑफ दिल्ली वो ऐसे हैं जो अपना बिल नहीं भर रहे। वो बिल क्यों नहीं भर रहे? क्योंकि उनको लगता है कि उनके बिल गलत आए हैं, उनके बिल बढ़ चढ़ के आए हैं और उनके बिल सही नहीं है, इसलिए वो अपने बिल नहीं भर रहे। ये कोई छोटी मोटी वो नहीं है। 40% दिल्ली के लोग, डोमेस्टिक कंज्यूमर्स, अगर बिल नहीं भर रहे तो इसकी किसी भी जिम्मेदार सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इसके बारे में कोई पॉलिसी डिसीजन लेके आए। तो एक तरफ सारे कंज्यूमर्स दुखी हैं। कंज्यूमर चक्कर पे चक्कर लगाते हैं, अपने बिल ठीक कराने के लिए चक्कर पे चक्कर लगाते हैं, दलालों के चक्कर लगा रहे हैं, रिश्वतखोरी चल रही है, हर किस्म का गलत काम चल रहा है इस वजह से कि इतने सारे बिल पेंडिंग पड़े हुए हैं, इतने सारे बिल गलत हैं। ये बिल गलत क्यों है? इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा कारण बिल गलत आने का, ये कोविड के दौरान जब बहुत महीनों तक मीटर रीडिंग लेने के लिए नहीं गए,
कई कई महीनों तक बिल जनरेट नहीं हुए, कईयों के बिल जनरेट हुए तो एवरेज के ऊपर जनरेट कर दिए गए, किसी की फर्जी रीडिंग लिख दी गई। कोविड के दौरान इतने लार्ज स्केल के ऊपर प्रॉब्लम हुई कि आज 40% दिल्ली जो है वो गलत बिलों, इन्फ्लेटेड बिल्स का शिकार है। हमारी सरकार आम आदमी की सरकार है, जनता की सरकार है, हम जनता की भलाई देखते हैं। जैसा अभी और भी कईयों ने बताया कि रोज अगर आप एमएलए दफ्तर में बैठे तो सुबह से शाम तक बिल ठीक कराने वालों का तांता लगा हुआ है, तांता लगा हुआ है। इसे कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है? इन लोगों ने आज तक ऐसे जनता की समस्याओं को नजरअंदाज किया और जनता की समस्याओं पे खुशी मनाई, इसलिए आज इनका ये हाल है कि कभी 3 सीट आती है इनकी, कभी 8 सीट आती है। अब हम जनता की समस्याओं का समाधान, इन समस्याओं का समाधान करने के लिए एक योजना लेके आए, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम। इस योजना में मोटा मोटा ये है भाई, पिछले 2, 3 साल, 4 साल जब से आपने बिल नहीं दिए, उस दौरान अगर आपकी 2 या 2 से ज्यादा ओके रीडिंग मिलती है, ऐसी रीडिंग जो आप भी सहमत हो, जल बोर्ड भी सहमत है, 2 या 2 से ज्यादा ओके रीडिंग है तो उनको मान लिया जाएगा, उसकी एवरेज ले ली जाएगी और उसकी एवरेज से बाकी सारे महीनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। भाई आपकी एक रीडिंग आ रही है मान लो 18,000 लीटर, एक रीडिंग है 21,000 लीटर, आप कहते हो ये 2 सही है, तो 21 और 18 39,000 लीटर हो गई। 39 को 2 से डिवाइड किया, 19.5 हो गया, ये आपकी एवरेज रीडिंग। तो जितने महीनों का आपने बिल नहीं दिया उतने महीनों का इसके हिसाब से मल्टीप्लाई करके आपका बिल जनरेट कर देंगे। तो उस हिसाब से एक तो ये हो गया कि भाई जिसकी 2 या 2 से ज्यादा ओके रीडिंग है, ओके रीडिंग को कैलकुलेट। कई लोग जैसे इन्होंने बताया 2012 से किसी ने बिल ही नहीं दे रखे, मीटर ही नहीं लगा रखा। ऐसे लोग अगर अब मीटर लगाने को तैयार हो जाते हैं तो हम ये देखेंगे उसके आस पड़ोस की, उसकी गली में रहने वालों का क्या बिल आया, क्योंकि पड़ोसी तो सेम कैटेगरी के लोग हैं। ये भी, इसका भी लिविंग स्टैंडर्ड वैसा ही है, उसका भी लिविंग स्टैंडर्ड, कच्ची कॉलोनी में रहने वाले का लिविंग स्टैंडर्ड एक जैसा है, झुग्गियों में रहने वालों का लिविंग स्टैंडर्ड एक जैसा है, रीसेटलमेंट में रहने वालों का एक जैसा है, वसंत विहार में रहने वालों का। तो हम ये देखेंगे कि उस गली के अंदर बाकी लोगों का बिल कैसे आ रहा है। तो नेबरहुड की स्कीम इसके अंदर है, जो गली के लोगों का जिस ट्रेंड पे बिल आ रहा है उसी हिसाब से इसका भी बिल मान लिया जाएगा। इतनी अच्छी स्कीम, इतनी शानदार स्कीम कैसे, कहां हो सकती है? इतनी सही स्कीम है। इसमें भी अगर कुछ कमियां तो हम इनके साथ चर्चा करने को तैयार है। बीजेपी वाले आए, बैठे हमारे साथ चर्चा करें, कुछ चेंजेस बताएंगे, हम चेंजेस कर लेंगे उसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो जनता के लिए काम कर रहे हैं। तो इसमें मान लीजिए किसी का अब एवरेज आ गया 20,000 लीटर से कम, तो 20,000 लीटर से कम अगर हो गया तो उसके 5-7 साल का सारा बिल माफ हो जाएगा। और अगर किसी का ज्यादा आ गया तो उसका ज्यादा के हिसाब से एलपीएससी और इंटरेस्ट माफ करके और हम बाकी बिल उससे ले लेंगे। हमारा अपना अंदाजा है कि इस हिसाब से लगभग 10.5 लाख में से 90% से ज्यादा लोगों का पानी का बिल जो है वो 20,000 लीटर से कम आएगा और उनका सारा पुराना बिल माफ हो जाएगा, बिना एक भी पैसा दिए उनके दफ्तरों के चक्कर बंद हो जाएंगे और वो अपना सुख शांति से जीना शुरू कर देंगे। दूसरी तरफ जल बोर्ड दुखी हो रहा है, क्योंकि जल बोर्ड के 10.5 लाख कंज्यूमर बिल नहीं दे रहे। वो हर बार फर्जी बिल रेज कर रहे हैं, हर बार अपने खातों में दिखा रहे हैं। जल बोर्ड का रेवेन्यू फंसा हुआ है। जल बोर्ड का अगर 20,000, जितने 90% लोगों के बिल माफ होंगे, जल बोर्ड को उतना पैसा दिल्ली सरकार से मिल जाएगा, क्योंकि दिल्ली सरकार रिइंबर्स करती है सारी सब्सिडी। तो जल बोर्ड का रेवेन्यू आ जाएगा। जल बोर्ड का रेवेन्यू हजारों करोड़ रुपए आज लॉक हो गया इसके अंदर। इतनी अच्छी स्कीम है ये। जैसा इन्होंने बताया 13 जून पिछले साल 2023 को इस स्कीम को पास किया गया था और इसे तो तुरंत लागू कर देना चाहिए था। 8 महीने हो गए, आज 8 महीने हो गए हमें इन अफसरों के और इनके वो करते करते, लेकिन इन्होंने करने से मना कर दिया। आज स्थिति ये है कि इस स्कीम को कैबिनेट में लाना है, कैबिनेट पास करेगी तब ये स्कीम लागू होगी। इसके लिए फाइनेंस सेक्रेटरी को इस पे अपने कमेंट्स देने हैं। फाइनेंस सेक्रेटरी ने फाइल पे लिख दिया मैं कमेंट्स नहीं देता। सोचो किसी अफसर की हिम्मत है, उसने फाइल पे लिख दिया फाइनेंस सेक्रेटरी ने मैं कमेंट्स नहीं देता। मैं बिदूरी जी कह रहे थे मेरे से सीख लो जरा, सिखाओ अब उसका क्या करें हम।
तो मैं बाद में मिल लूंगा, चाय पे आना, चाय पे बता देना कि फाइनेंस सेक्रेटरी ने फाइल पे लिख दिया मैं कमेंट्स नहीं देता। सौरभ भारद्वाज जी यूडी मिनिस्टर हैं, इन्होंने यूडी सेक्रेटरी को लिखित आदेश दिया कि इसको प्रस्ताव को कैबिनेट में लाया जाए। यूडी सेक्रेटरी ने फाइल पे लिख दिया मैं इसको कैबिनेट में नहीं लाता जब तक फाइनेंस सेक्रेटरी कमेंट्स नहीं देगा। फाइनेंस सेक्रेटरी कह रहा है मैं कमेंट्स नहीं दूंगा, यूडी सेक्रेटरी कह रहा है जब तक ये कमेंट्स नहीं देगा मैं। तो हमने इन दोनों को और भी अफसरों को बुलाया, इन मंत्रियों ने, इन्होंने मेरे को बताया मंत्रियों ने कि क्या चल रहा है, क्यों कर रहे हो ऐसा। तो अध्यक्ष महोदय आपको जान के ताज्जुब होगा कि एक दो सीनियर मोस्ट आईएएस अफसर प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल के फूट फूट के रोने लग गए, आंसू बह रहे थे उनकी आंखों से। ये उम्र रोने की नहीं है, एक आईएएस अफसर को इस तरह से मैंने रोते हुए नहीं देखा। फूट फूट के रोने लग गए, बोले जी हमारी नौकरी का सवाल है, हमें धमकी दी जा रही है। हमने कहा कौन दे रहा है? कहता हायर अप्स। हायर अप्स का क्या मतलब है आप लोग सोच सकते हो। ऊंचे से हमको धमकी दी जा रही है कि अगर तुमने ये स्कीम पास कर दी दिल्ली वालों के लिए तो तुमको सस्पेंड कर देंगे। अगर तुमने ये स्कीम पास कर दी, इसलिए ये इतना लड़ रहे हैं। सर्विसेज करते रहते हैं, क्यों करते रहते हैं? ये नीयत खराब है इन लोगों की। सर्विसेज चाहिए, सर्विसेज, इसीलिए उनको धमकी दी जा रही है तुम्हें सस्पेंड कर देंगे, तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे, तुम्हारे को जेल भेज देंगे, ईडी सीबीआई छोड़ देंगे तुम्हारे पीछे। वो बोले जी आप हमें, सर आप कहो तो इस्तीफा दे देंगे हम नौकरी से, लेकिन ये स्कीम हम पास नहीं कर सकते। एक तरह से दिल्ली के अंदर एक सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा हो गया है, जिसके अंदर ऑफिसर्स ने लिख के दे दिया है कि हम काम नहीं करेंगे। अगर वो काम नहीं करेंगे, ऑफिसर्स लिख के दे रहे हैं कि काम नहीं करेंगे, सरकार कैसे चलेगी? क्या सरकार 2 दिन भी चल सकती है? क्या ये शोभा देता है केंद्र सरकार को, बीजेपी को? ये शोभा देता है? इस स्थिति के अंदर उन्होंने दिल्ली की चुनी हुई सरकार को लाके खड़ा कर दिया है। और इस सारी के पीछे कौन है? इस सब के पीछे बीजेपी है। बीजेपी दिल्ली वालों से नफरत करती है, दिल्ली वाले दुखी होते हैं, बीजेपी में खुशी की लहर दौड़ जाती है। दिल्ली वाले दुखी हैं, दिल्ली वाले बीमार होते हैं, बीजेपी वाले आनंदित होते हैं। दिल्ली को बर्बाद करना चाहते हैं बीजेपी के लोग। जैसा परसों मैंने बताया था किस तरह से इन्होंने 2 महीने के लिए दिल्ली के अस्पतालों की दवाइयां बंद कर दी, किस तरह से इन्होंने 2 महीने के लिए, पिछली बार मोहल्ला क्लिनिक के 3 महीने के लिए रेंट नहीं पे किए। मोहल्ला क्लिनिक कई किराए पे चल रहे हैं, उनके रेंट नहीं दिए, उनके बिजली के बिल नहीं दिए इन्होंने, डॉक्टरों की तनख्वाह नहीं दी इन्होंने, एमटीएस कर्मचारियों को निकाल दिया इन लोगों ने, योगा क्लासेस दिल्ली के अंदर बंद कर दी इन्होंने। दिल्ली वालों से इतनी नफरत करते हैं ये लोग। और मैं दिल्ली वालों को कहना चाहता हूं, जब तक आपका बेटा जिंदा है, इन बीजेपी वालों के सामने दीवार बन के खड़ा है, बाल बांका नहीं। और अब ये इस स्कीम का विरोध कर रहे हैं। मुझे बेहद खुशी है, अभी इन्होंने बिदुड़ी साहब ने कहा कि हम स्कीम का विरोध नहीं कर रहे। अगर आप स्कीम का विरोध नहीं करते बिदुड़ी जी, राजनीति एक तरफ है, आपसे मेरा निवेदन है, आप ही के एलजी हैं, आप ही की पार्टी के हैं, आप एक बार सारे जाके, आप सारा क्रेडिट आपका, मैं लाल किले के ऊपर खड़ा होकर चिल्लाऊंगा जोर जोर से कि बीजेपी वालों ने कराया, वोट बीजेपी वालों को दे दें। मैं बोलूंगा कि बीजेपी वालों ने कराया, वोट के लिए कर रहे हो, और तो कोई कारण नहीं है। वोट आप ले लो सारे, हमें नहीं चाहिए वोट, हमें तो सेवा करने का मौका मिला है। यही भगवान ने कोई पुराने जन्म में पुण्य किए होंगे हम लोगों ने, जो हमें ये मौका दे दिया भगवान ने। जापानी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मित्सुबिशी मोटर्स भारत के कार सेल्स बिजनेस में एंट्री लेने की तैयारी कर रही है। निक्केई एशिया की एक खबर के मुताबिक मित्सुबाई दक्षिण एशियाई देशों में कार डीलरशिप ऑपरेट करने वाली कंपनी टीवीएस मोबिलिटी में 30% से अधिक की हिस्सेदारी खरीदेगी। निक्केई एशिया ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि दोनों कंपनियों के बीच हुए समझौते के तहत टीवीएस मोबिलिटी भारत में कार सेल्स बिजनेस को बंद कर देगी। यह डील के तहत मित्सुबिशी $33 मिलियन से $66 मिलियन करीब 273 करोड़ से 547 करोड़ का निवेश कर सकती है। मित्सुबिशी टीवीएस मोबिलिटी के 150 मौजूदा आउटलेट्स का इस्तेमाल करते हुए हर कार ब्रांड के लिए डेडिकेटेड शोरूम बनाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी शुरुआत में होंडा की कारों की बिक्री बढ़ाने पर जोर देगी, जो पहले से ही टीवीएस के लाइनअप में है।
मित्सुबिशी जापानी कार ब्रांडों और मॉडलों की रेंज को बढ़ाने के लिए जापानी व्हीकल मैन्युफैक्चरर के साथ चर्चा का करेगी। मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी की भी पेशकश करेगी। कंपनी का लक्ष्य भारत में ईवी को व्यापक रूप से अपनाने के लिए बढ़ावा देना है। इसके साथ ही कंपनी नई सर्विस शुरू करने की भी योजना बना रही है, जैसे कस्टमर्स को स्मार्टफोन ऐप के जरिए कार के रखरखाव और शेड्यूल करना और बीमा खरीदने में सक्षम बनाना है, ताकि कस्टमर्स एक्सपीरियंस को बेहतर किया जा सके। अमिताभ बच्चन एक धार्मिक व्यक्ति है। उन्होंने हाल ही में अपने घर जालसा में स्थित मंदिर की झलक दिखाई थी। अमिताभ बच्चन का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल होता नजर आ रहा है, जिसमें वे त्रिदंडी संन्यास के बारे में जिक्र करते दिख रही हैं। एक पुराने इंटरव्यू में अमिताभ बच्चन ने बताया कि उन्होंने 41 दिनों का त्रिदंडी संन्यास लिया था। इस दौरान व्यक्ति को कई नियमों का पालन करना पड़ता है। अमिताभ बच्चन ने कहा, केरल में एक जगह है सबरीमाला, वहाँ स्वामी अयप्पा विराजमान है। स्वामी अयप्पा के लिए 41 दिनों का उपवास रखना पड़ता है। इस व्रत में गेरुए रंग के कपड़े पहनते हैं। शराब और मांसाहार से परहेज करना पड़ता है। यहाँ तक कि उस दौरान व्यक्ति फैमिली लाइफ भी नहीं जी सकता। व्यक्ति को जमीन पर सोना पड़ता है, नंगे पांव चलना होता है, आप जूते नहीं पहन सकते हैं। फिर आपको सबरीमाला की यात्रा पर निकलना होता है। प्रार्थना करने के लिए सबरीमलाई, जो कि पहाड़ के ऊपर स्थित है, जाना होता है। वहाँ जाने का रास्ता पथरीला होता है। ऐसे में आपको नंगे पांव ही 40 मील चलकर जाना पड़ता है। अमिताभ बच्चन से पूछा गया कि उन्होंने ये व्रत क्यों रखा था। इस पर अमिताभ बच्चन ने कहा था कि उन्होंने ये व्रत सिर्फ श्रद्धा भाव से किया था, कोई मन्नत नहीं मांगी थी। उनका एक दोस्त ये व्रत रख रहा था और इसलिए अमिताभ ने भी ये उपवास रखा। बता दें, इस इंटरव्यू के वक्त अमिताभ बच्चन फिल्म शराबी की शूटिंग करने में व्यस्त थे। शराबी फिल्म 1984 में रिलीज हुई थी और एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का सोमवार को 73वां दिन है। यूपी में यात्रा का चौथा दिन है। राहुल ने प्रतापगढ़ से यात्रा शुरू की। इसके बाद अपने पुराने संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंचेंगे। अमेठी और गैरीगंज में पदयात्रा के बाद बाबूगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी रहेंगे। 16 फरवरी को न्याय यात्रा ने चंदौली से यूपी में एंट्री की थी। 17 फरवरी को राहुल ने काशी में 12 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। 18 फरवरी को प्रयागराज के आनंद भवन से यात्रा शुरू हुई। लक्ष्मी टॉकीज चौराहे पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की छात्राओं ने राहुल को गुलाब के फूल दिए। मऊमाईमा सकरामऊ गाँव में राहुल ने रात्रि विश्राम किया। राहुल कई जगह पदयात्रा भी करेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी सोमवार से 4 दिन के दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में रहेंगी। राहुल गांधी प्रतापगढ़ की न्याय यात्रा में अभी तक करीब 20 किलोमीटर चल चुके हैं। अभी वह शहर के भगवा चुंगी पहुंच चुके हैं। राहुल की यात्रा कुछ ही देर में लालगंज पहुंचेगी। इससे पहले लालगंज चौराहे पर भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकाली। प्रयागराज में रात्रि विश्राम के दौरान राहुल ने भदोही के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उन्होंने कहा, इमरजेंसी के कारण मुझे वायनाड जाना पड़ा, इसलिए भदोही के लोगों से मुलाकात नहीं कर सका। उन्होंने भदोही के कांग्रेसियों से माफी भी मांगी। आगरा में ताज महोत्सव चल रहा है। पहले दिन बॉलीवुड सिंगर जावेद अली की सुरीली आवाज का जादू चला। पुष्पा फिल्म के शिरवल्ली गाने पर उन्होंने डांस स्टेप भी किए। दर्शक भी जावेद के साथ नाचते हुए दिखे। बता दें कि ताज महोत्सव 10 दिन तक चलेगा। जावेद ने कहा कि ताज महोत्सव में गाकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। आगरा से उन्हें खासा लगाव है। आगरा में 10 दिन तक ताज महोत्सव चलेगा। पहले दिन कई हिट गाने देने वाले सिंगर जावेद अली ने ताज महोत्सव में अपनी परफॉर्मेंस दी। रात करीब 9 बजे वो मंच पर पहुंचे। उन्होंने फिल्म गजनी के तू मेरी अधूरी आस है गुजारिश से शुरुआत की। पहले ही गाने पर दर्शक जावेद की मखमली आवाज में खो गए। इसके बाद उन्होंने बजरंगी भाईजान का तू जो मिला तो हो गया गाना गाया। इश्क जादे कहने को जश्न बहारा है गाने ने समा बांध दिया। दर्शक अपनी सीट पर खड़े होकर झूमने लगे। सूफी गानों के बाद जावेद ने पुष्पा फिल्म का शिरवल्ली गाना गाया। गाने से पहले उन्होंने काला चश्मा लगाया। इसके बाद उन्होंने गाने पर डांस स्टेप किए। इसके साथ ही पूरा पंडाल झूम उठा। जावेद ने गाने के हुक स्टेप किए। इसके बाद उन्होंने पल पल ना माने टिंकू जिया कजरारे कजरारे गाना गाकर लोगों में जोश भर दिया।
कैश फॉर क्वेरी केस में प्रवर्तन निदेशालय ईडी आज टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा से पूछताछ करेगी। एजेंसी ने पेश होने के लिए उन्हें 15 फरवरी को समन जारी किया था। ईडी ने उनको कथित विदेशी मुद्रा उल्लंघन मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है। मोइत्रा के पेश होने के बाद फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट FEMA के प्रावधानों के तहत उनका बयान दर्ज किया जा सकता है। दरअसल पिछले साल बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने मोइत्रा पर महंगे गिफ्ट्स और पैसे लेने के बदले में कारोबारी दर्शनी हीरानंदानी के इशारे पर अडानी ग्रुप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने के लिए लोकसभा में सवाल पूछने का आरोप लगाया था। महुआ पर राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने का भी आरोप लगा था। इसके बाद यह मामला लोकसभा की एथिक्स कमेटी में भेज दिया गया था, जहां पर महुआ दोषी पाई गई थी। इसके बाद महुआ को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था। केंद्रीय जांच एजेंसी CBI भी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ प्रारंभिक जांच कर रही है। मामला कैश फॉर क्वेरी केस से ही जुड़ा है। CBI ने लोकपाल के निर्देश के बाद जांच शुरू की है। एजेंसी इस जांच के आधार पर ही तय करेगी कि मोइत्रा के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज किया जाए या नहीं। प्रारंभिक जांच के तहत CBI किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती या तलाशी नहीं ले सकती है, लेकिन वह जानकारी मांग सकती है। साथ ही टीएमसी सांसद से पूछताछ भी कर सकती है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा का कहना है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गाजा में नरसंहार कर रहे हैं। 7 अक्टूबर को शुरू हुई इजराइल हमास जंग में 28,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत के बाद लूला डा सिल्वा ने कहा, नेतन्याहू गाजा में नरसंहार कर रहे हैं। जैसा जुल्म वो फिलिस्तीनियों पर कर रहे हैं, वैसा हिटलर ने यहूदियों पर किया था। गाजा में इजरायली ऑपरेशन होलोकास्ट जैसा है। होलोकास्ट इतिहास का वो नरसंहार था जिसमें 6 साल में तकरीबन 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी गई थी। इनमें 15 लाख तो सिर्फ बच्चे थे। ये नरसंहार तब हुआ जब जर्मनी की सत्ता पर एडोल्फ हिटलर काबिज थे। ब्राजीलियन राष्ट्रपति के इस बयान को इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने शर्मनाक बताया। इसको लेकर इजरायल में मौजूद ब्राजील के राजदूत को तलब किया गया है। इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा में आयोजित अफ्रीकन यूनियन समिट में लूला ने इजरायल हमास जंग पर चर्चा की। उन्होंने जंग और नरसंहार के बीच का अंतर बताया। उन्होंने कहा, जंग 2 देशों के सैनिकों के बीच होती है, लेकिन गाजा में सैनिक फिलिस्तीन महिलाओं और बच्चों पर हमला कर रहे हैं। ये नरसंहार है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किसान नेताओं के साथ वार्ता समाप्त होने के बाद रविवार देर रात कहा कि सरकार ने सहकारी समितियों NCCF, भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित और नाफेड, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ को न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालें खरीदने के लिए किसानों के साथ 5 साल का समझौता करने का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा भारतीय कपास निगम CCI द्वारा MSP पर कपास की फसल खरीदने के लिए किसानों के साथ 5 साल का समझौता करने का प्रस्ताव दिया गया है। गोयल ने बताया कि किसान नेता सरकार के प्रस्तावों पर अपने निर्णय के बारे में कल तक सूचित करेंगे। केंद्रीय मंत्री और किसान नेताओं के बीच रविवार शाम को चंडीगढ़ में शुरू हुई चौथे दौर की बातचीत देर रात समाप्त हुई। गोयल ने बैठक समाप्त होने के बाद कहा कि किसानों के साथ वार्ता सद्भावनापूर्ण माहौल में हुई। उन्होंने कहा कि हमने सहकारी समितियों NCCF और नाफेड को MSP पर दालें खरीदने के लिए किसानों के साथ 5 साल का समझौता करने का प्रस्ताव दिया है। गोयल ने कहा, हमने प्रस्ताव दिया है कि भारतीय कपास निगम CCI MSP पर कपास की फसल खरीदने के लिए किसानों के 5 साल का समझौता करेगा। किसान उपज के MSP के लिए कानूनी गारंटी समेत अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। गृह कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय किसान नेताओं के साथ बैठक के लिए सेक्टर 26 स्थित महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान पहुंचे थे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी बैठक में शामिल हुए। यह बैठक रात करीब 8:30 पर शुरू हुई थी।